जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने क्लास घनश्याम क्लासेस में। हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रेंगल और ट्रेंगल में हम लोग 6.1 के सभी प्रश्न कर चुके हैं। 6.2 में दो इंपॉर्टेंट थ्योरम थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय का विलोम कर लिया हमने। और आज हम लोग पढ़ रहे हैं 6.2। आज हम लोग 6.2 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग दो चीजें जान लें। अगर ये दो चीज हम लोग जान लेते हैं तो ये चैप्टर बहुत ही आसान हो जाएगा। हम पीछे क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े उससे कोई मतलब नहीं, मात्र दो चीज अगर आपके दिमाग में रहेगा तो 6.2 के सारे क्वेश्चन एकदम आसान तरीके से समझ में भी आ जाएंगे और बन भी जाएंगे। तो ये दो चीज क्या है? तो पहला चीज क्या है? तो पहला क्या है? मान लीजिए कोई त्रिभुज है। मान लीजिए कोई त्रिभुज ए बी सी। मान लीजिए त्रिभुज ए बी सी। अगर कोई त्रिभुज ए बी सी दिया हुआ है और इसमें बात हो रहा है एक रेखाखंड है डी ई। ठीक है, कोई एक रेखाखंड है डी जो कि बीसी के समांतर है। यानी आपको बात हो रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए सी में अगर बताया जाए कि डी जो है वो बीसी के समांतर है। अगर किसी भी त्रिभुज में ऐसा कोई रेखाखंड दिया हुआ है जो त्रिभुज के किसी भी भुजा के समांतर दिया हुआ है, जैसे इस त्रिभुज में बीसी के समांतर डी अगर दिया हुआ है तो आप समझेंगे थेल्स प्रमेय से। तो थेल्स प्रमेय से क्या होगा? तो ए डी बटा बी डी ए बटा ई सी, यानी दोनों भुजाओं का अनुपात क्या होगा? तो बराबर होगा। बाकी के दो भुजाओं का अनुपात क्या होगा? बराबर होगा। यानी ए डी बटा में बी डी बराबर ए बटा में ई सी, ये होगा। ये आपको याद रखना है। कोई भी त्रिभुज अगर जहां दिखे कि त्रिभुज में एक भुजा समांतर कोई रेखाखंड दिया हुआ है तो बस बाकी के दो भुजाओं को बराबर अनुपात में बांट देना है और उसके हिसाब से क्वेश्चन को हल करना है। एकदम आराम से क्वेश्चन हल होगा। ठीक है, इसके अलावा एक चीज और भी हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि अगर ये डी जो है वो किसी के समांतर है तो आपका ये भी हो सकता है ए डी बटा में ए बी बराबर ए बटा में ए सी। ये कंडीशन भी हो सकता है। यानी छोटा बटा में बड़ा, छोटा बटा में बड़ा का अनुपात भी क्या होगा? बराबर होगा। कब? जब डी जो है वो किसी एक भुजा बीसी के समांतर दिया हुआ हो तो। ये पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन हमको क्या याद करना है? दूसरा हमको दिमाग में ये याद रखना है, जस्ट इसका उल्टा। जस्ट इसका उल्टा कि अगर किसी त्रिभुज में, अगर किसी त्रिभुज ए बी सी में कोई एक रेखाखंड दिया हुआ है डी, कोई एक रेखाखंड दिया हुआ है डी और इस तरीके से दिया हुआ है, इस तरीके से दिया हुआ है कि ए डी बटा में बी डी बराबर ए बटा में ई सी, या ए डी बटा में ए बी बराबर ए बटा में ए सी। ये दो कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन दिया हुआ हो कि किसी भी त्रिभुज में एक रेखाखंड है डी जो कि किसी दो भुजाओं के बिंदुओं पर है, मैंने ए बी पर कोई डी हो, ए सी पर ई हो, तो ये दोनों भुजाओं को ये बराबर अनुपात में बांट रहा है, या फिर ए डी बटा ए बी ए बटा ए सी हो रहा है, तो आपको समझना है कि थेल्स के विलोम से, तो थेल्स के विलोम से आपको ये समझना है कि थेल्स के विलोम से आपको ये समझना है कि ये जो डी है वो बीसी के समांतर है। ये आपको समझना है। मतलब जस्ट इसका उल्टा, अगर डी बीसी के समांतर हो तो इतना बटा इतना, इतना बटा इतना होगा, या इतना बटा बड़ा, छोटा बटा बड़ा होगा। अगर इसका जस्ट उल्टा दिया है कि कोई रेखाखंड है जो दो भुजाओं को उसके बराबर अनुपात में बांट रहा है, यानी इतना बटा इतना, इतना बटा इतना, या इतना बटा इतना, इतना बटा इतना दिया हो, तो हम समझेंगे कि ये जो है इसके क्या है? समांतर है। मात्र ये दो चीज अगर आप ध्यान में रखते हैं तो ये 6.2 के सारे क्वेश्चन इसी दो कंसेप्ट पर बन जाएगा और आपको बढ़िया से समझ में भी आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ये क्वेश्चन है, यहाँ पे ये त्रिभुज दिया है ए बी सी और इसमें डी बी सी के समांतर है। इसमें जो है ये डी जो है वो बी सी के समांतर है। यानी त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या दिया है कि डी जो है वो बी सी के समांतर है। डी जो है वो बीसी के समांतर है। तो अभी हम लोग क्या बात किए थे?
हम लोग बात करते हैं किसी भी त्रिभुज में अगर कोई रेखाखंड या भुजा जो है वो किसी त्रिभुज के भुजा के समांतर हो तो इतना बटा इतना, इतना बटा इतना होगा थेल्स प्रमेय से। तो आप लिख सकते हैं इसलिए थेल्स प्रमेय से, इसलिए आप लिख सकते हैं थेल्स प्रमेय से क्या होगा, तो AD बटा में BD, AD बटा में BD बराबर AE बटा में BC। बस आपको क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू पुट करना है और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। AD का मान कितना है 1.5, BD का मान कितना है 3 बराबर AE का मान कितना है 1 और EC का मान आपको क्या करना है निकालना है। ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इससे गुना कीजिएगा तो 1.5 EC हो जाएगा और इससे गुना कीजिएगा तो 3 हो जाएगा। यहाँ से अगर आप EC निकालना चाहते हैं तो 3 हो जाएगा, ये गुना में तो क्या हो जाएगा भागा में हो जाएगा। आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये हटाइएगा तो गुना में 10 हो जाएगा, यानी EC का मान जो आएगा वो 30 आएगा, नीचे 15 आएगा। इसको आप क्या कीजिए काट दीजिए, 15 दूना 30, यानी EC का मान जो आएगा वो आपका 2 आएगा। देख लीजिए कितना आसान है। तो किसी भी त्रिभुज में अगर ये दिया है समांतर तो बस ये आपका थ्रेशोल्ड में बैठा देना है। सेम क्वेश्चन ये आपका 2 नंबर में भी देखिए वही हाल है। त्रिभुज ABC दिया हुआ है, त्रिभुज ABC में दिया हुआ है, क्या दिया है वही सेम चीज DBC के समांतर है, क्योंकि D जो है वो समांतर है किसके BC का, ये दिया हुआ है। आपको देखिए क्या दिया है AD निकालना है, ये दिया है और ये दिया और ये दिया, सेम क्वेश्चन इसी तरह। इसलिए आप क्या कर सकते हैं थेल्स प्रमेय से, इसलिए थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा दोनों का अनुपात और ये दोनों का अनुपात बराबर हो जाएगा, यानी AD बटा में BD बराबर AE बटा में EC। ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुट कीजिए, वैल्यू आप पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, AD का मान आपको ज्ञात करना है, BD का मान 7.2 दिया हुआ है और AE का मान 1.8 और EC का मान 5.4 दिया। कुछ नहीं करना है, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो 5.4 AD बराबर 1.8 गुना 7.2, ये भागा में तो गुना में इधर चला गया। अब यहाँ से अगर आप AD निकालना चाहते हैं तो 1.8 गुना 7.2 बटा में 5.4। अब आप यहाँ पे काट कुट का कार्यक्रम कीजिए, इसको हटाइएगा नीचे 10, इसको हटाइएगा तो नीचे 10, इसको हटाइएगा तो ऊपर 10 हो जाएगा। अब काटिए, ये 10 से 10 कट जाएगा, 18 तिरका 54 हो जाएगा और 24 तिया 72 हो जाएगा। मेरे पास बचेगा 24 बटा में 10, एक अंक के बाद 0 हो जाएगा, यानी 2.4। ये हो गया आपका आंसर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि किसी त्रिभुज PQR के भुजा PQ और PR पर दो बिंदु है E और F, तो निम्न में से प्रत्येक स्थिति में बताइए क्या EF समांतर QR है। आपका क्वेश्चन क्या है, जिसका नाम है PQR, ठीक है, और PQ और PR पे दो बिंदु है, PQ और PR पर दो बिंदु है यहाँ पे और यहाँ पे, इसका नाम E है और इसका नाम F है। आप इसको क्या कीजिए मिला दीजिए। अब आपको यहाँ पे P, EQ, PF, FR इस सब का मान दिया हुआ है, 3 कंडीशन दिया है सेम त्रिभुज के लिए, एक ही त्रिभुज के लिए 3 कंडीशन दिया है, इस पे आपको भरना है और आपको पता लगाना है कि EF समांतर QR है कि नहीं। तो यहाँ पे थेल्स का भी नियम लगेगा, इतना बटा इतना, इतना बटा इतना अगर निकालेंगे किसी भी कंडीशन में, अगर वो बराबर आ जाएगा तो वो EF समांतर QR है, अगर बराबर नहीं आएगा तो समांतर नहीं है। ठीक है, तो जैसे पहला क्वेश्चन आप बनाते हैं, पहला नंबर देखते हैं। पहला दिया है P बटा EQ, ये सवाल है, P बटा EQ करते हैं, निकालते हैं, PE बटा में EQ निकालते हैं, P बटा EQ और PF बटा FR, ये दोनों निकालना। एक काम करते पहले एक करके निकाल देते हैं। तो P बटा EQ दिया है, तो ये दिया है 3.9 और ये दिया है 3, इसको आप काटिएगा तो 13×3 = 39 होता है, यानी आएगा 1.3। चलिए अब अगला निकालते हैं PF बटा FR, PF बटा में FR, तो PF का मान दिया 3.6
और एफ आर का मान दिया है 2.4। ठीक है, इसको भी काटते हैं। इसको हटाएंगे तो ऊपर 10 आएगा, इसको हटाएंगे तो नीचे 10 आएगा, और इसको काटेंगे तो 10 से 10 कट जाएगा, और ये हो जाएगा 12 दूना 24 और 12 तिया 36, यानी 3.2। इसको अगर निकालना चाहेंगे तो 1.5 आएगा। आप देख रहे हैं कि पी बटा ई क्यू और पी बटा एफ आर का अनुपात बराबर नहीं है, इसका मतलब ये समांतर नहीं है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, चूंकि पी ई बटा में ई क्यू इज नॉट इक्वल, वो बराबर नहीं है किसके, तो पी एफ बटा में एफ आर। ठीक है, ये कंडीशन जो है वो बराबर नहीं है, तो इसलिए इसलिए आप लिख सकते हैं कि ई एफ जो है वो समांतर क्यू आर नहीं है, ये समांतर क्यू आर नहीं है। ये पहला कंडीशन के लिए हो गया। दूसरा के लिए चेक कीजिए, दूसरा दिया पी बटा क्यू ई और पी एफ बटा आर एफ, सेम चीज दिया, सेम चीज चेक कीजिए। पहले देखते हैं पी बटा में क्यू ई, तो क्या होगा, तो 4 बटा 4.5 दिया। इसको काटने का कोशिश करेंगे तो ऊपर में 10 हो जाएगा, 5 नवा 45 और 5 दूना 10, ये होगा 5 नवा 45, 5 दूना 10, आपके पास आएगा 8 बटा में 9। चलिए ठीक है, दूसरा निकालने का कोशिश करते हैं। दूसरा है पी एफ बटा आर एफ, तो पी एफ दिया है 8, आर एफ दिया है 9, ये ऑलरेडी निकाला हुआ है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि दोनों का अनुपात जो है बराबर है, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि पी ई बटा क्यू ई बराबर पी एफ बटा में आर एफ, ये बराबर है, कितना है, तो दोनों के दोनों 8 बटा 9 है, दोनों के दोनों 8 बटा 9 है। तो इसलिए आप लिख सकते हैं थेल्स के विलोम से, इसलिए थेल्स के विलोम से, थेल्स के विलोम से क्या हो जाएगा, तो ई एफ जो होगा वो समांतर हो जाएगा क्यू आर, ई एफ जो होगा वो समांतर हो जाएगा क्यू आर का, क्यों, क्योंकि भुजाओं का अनुपात बराबर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चेक करते हैं। तीसरा नंबर, तीसरा में देखिए पी क्यू बटा पी आर, पी क्यू बटा में पी आर, ऐसे तो होगा नहीं, तो यहाँ पे पी क्यू ये वाला और पी ये वाला, यानी छोटा बटा बड़ा और छोटा बटा बड़ा नहीं दिए, छोटा बटा पी आर है और पी एफ दिया है, पी आर और पी एफ, यानी छोटा बटा बड़ा। तो आप पहले लिखिए पी बटा पी क्यू, पी ई बटा में पी क्यू अगर निकालते हैं तो पी का मान दिया है 0.18 और पी क्यू का मान दिया है 1.28, ये आपका दिया हुआ है। तो आप क्या कीजिएगा, इसको कोशिश कीजिएगा काटने का, तो ये हो जाएगा यहाँ 10 और यहाँ 100 और यहाँ पे भी हो जाएगा 100। ठीक, तो यहाँ से मिलेगा हमको ये कट जाएगा, 2 छक 12, 2 चौका 8, ये 2 नवा 18, यानी मेरे पास मिलेगा 9/64। क्या मिलेगा, 9/64। अब निकालते हैं पी एफ बटा पी आर, 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 तो पी एफ आपका 0.36 और पी आर जो है आपका 2.56, 2.56, ये 5-6। तो इसको हटाने का कोशिश कीजिएगा, ये 100 हो जाएगा, इसको हटाइएगा तो नीचे 100 हो जाएगा, और इसको काटिएगा तो 100 कट जाएगा, इसको काटिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 बटे 16, ये 18 दूना 36, 2 छक 12, 2 चौक 8 और 2 नवा 18, आपको मिलेगा 9/64। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ भुजाओं का अनुपात क्या है, बराबर है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं चूंकि पी ई बटा में पी क्यू इक्वल टू पी एफ बटा में पी आर, ये दोनों के दोनों क्या है, बराबर है, क्योंकि दोनों के दोनों 9/64 है। इसलिए थेल्स के विलोम से, इसलिए थेल्स के विलोम से, थेल्स के विलोम से क्या होगा, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा, यानी ई एफ जो है वो समांतर क्यू आर
है। तो ये आपके हो गए क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3। 3 क्या है कि आकृति में यदि LM समांतर CB है, ध्यान दीजिएगा, ये LM और ये CB ये समांतर दिया हुआ है। दूसरा दिया है LN समांतर CD, यानी ये LN और ये CD समांतर दिया है। तो आपको ये लाना है। तो इसको भूल जाइए, इसको भूल जाइए, आप बस इसको पकड़िए, ठीक है, और त्रिभुज पकड़िए, वो किस त्रिभुज में बन रहा है, ठीक है। तो देखते हैं, हम बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा कि LM और समांतर CB दिया हुआ है, जो कि किस त्रिभुज में बन रहा है। तो लास्ट वाला CB को पकड़िए और L को छूते हुए जाइए, देखिएगा कि आपको एक त्रिभुज मिल जाएगा ABC। ध्यान से देखिए, त्रिभुज ABC में ये बन रहा था, BC समांतर LM, ठीक है, या CB। तो आप क्या कीजिएगा, लिखिएगा, चूंकि त्रिभुज ABC में ABC में बन रहा है, क्या बन रहा है, तो LM समांतर CB है। LM जो है वो CB के क्या है, समांतर है, ठीक है। तो हम क्या बोले थे, कोई भी एक ऐसा त्रिभुज हो जिसमें ये और ये समांतर दिया हो, यानी कोई एक भुजा के समांतर कोई एक रेखाखंड दिया है, तो उसको बराबर अनुपात में बांटता है, यानी इतना बटा इतना, इतना बटा इतना हो जाएगा। यहाँ पे आराम से लिखिएगा, इसलिए थेल्स प्रमेय से, इसलिए थेल्स प्रमेय से, इसलिए थेल्स प्रमेय से क्या होगा, तो AL बटा LC, AL बटा LC बराबर हो जाएगा AM बटा MB। ये हो गया आपका भुजाओं का अनुपात बराबर, इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे दीजिए, ठीक है। तो त्रिभुज ABC में ये समांतर था, तो इसकी भुजाओं का अनुपात बराबर लिख लिए थे इसमें से। सेम काम दूसरे यहाँ भी करेंगे। LN समांतर CD देखिए कहाँ बन रहा है, LM समांतर CD देखिएगा कहाँ बन रहा है, तो ये LN और ये CD, तो ये देखिए किस त्रिभुज में बन रहा है, तो इसको होते हुए ऐसे मिलाइए, तो देखिए त्रिभुज ACD में बन रहा है, ACD में बन रहा है, त्रिभुज ACD में बन रहा है। तो आप लिखिएगा त्रिभुज ACD में, चूंकि LN जो है वो समांतर है CD का, ठीक है, LN जो है वो CD के क्या है, समांतर है। जब ये और ये समांतर है, तो क्या इतना बटा इतना और इतना बटा इतना नहीं होगा, यानी इसलिए थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से अगर ये समांतर है, तो इसके भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा, बराबर होगा। तो आप क्या लिख सकते हैं, AL बटा LC, AL बटा LC बराबर होगा AN बटा ND, AN बटा ND, ठीक है। तो ये आपका मिल गया इक्वेशन 2। अब इसके आगे कुछ नहीं करना, ये देखिए समीकरण 1 और 2 में आपको क्या नजर आ रहा है, यहाँ पे देखिएगा AL बटा LC, यहाँ भी AL बटा LC, यानी दोनों समीकरणों में दायां पक्ष बायां पक्ष बराबर है, LHS दोनों का बराबर है, तो दोनों का RHS भी बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, मान लीजिए ये 5 है तो ये भी 5 होगा, और जब ये 5 है तो AL भी 5 है, तो यहाँ AL 5 होगा तो ये भी 5 होगा, यानी ये 5 ये 5 तो ये 5 ये 5, यानी LHS बराबर होता है तो RHS बराबर होता है। तो आप क्या लिखिएगा, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से क्या मिलेगा आपको, AM बटा MB बराबर AN बटा ND, ये आपको मिलेगा। अब आप देखिए यहाँ पे चीज क्या करना था, AM बटा AB लाना था, AN बटा AD लाना था, ना कि ND लाना था। तो इसको लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए मान लीजिए कि हमको AB लाना है, AB का मतलब होता है बड़ा वाला हिस्सा, तो बड़ा वाला हिस्सा कैसे आएगा, यहाँ पे AD लाना है या आपको AL लाना है, AD लाना है, तो इसका भी बड़ा वाला हिस्सा कैसे आएगा। अब क्या कीजिएगा, इसको उल्टा कर दीजिए, इसको क्या कीजिएगा, उल्टा कर दीजिए, यानी MB कर दीजिए और नीचे AM कर दीजिए, और यहाँ पे AND कर दीजिए और नीचे में AN कर दीजिए, ठीक। ये करने के बाद आप क्या कीजिए, दोनों तरफ एक जोड़ दीजिए, दोनों तरफ एक जोड़ने पर किसी भी समीकरण में आप दोनों तरफ समान संख्या या तो जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुना कर सकते हैं या भाग कर सकते हैं। तो हम दोनों तरफ एक जोड़ दे रहे हैं, दोनों तरफ एक जोड़ने से क्या मिलेगा, तो MB बटा में AM प्लस में 1 हो जाएगा,
एन डी बटा में ए एन प्लस में 1 हो जाएगा। अब यहाँ से आपको भिन्न का जोड़ करना पड़ेगा, तो आपका एलसीएम आएगा ए एम, तो यहाँ पे हो जाएगा एम बी और यहाँ पे आएगा ए एम। उसी तरह यहाँ पे एलसीएम आएगा ए एन, तो यहाँ पे हो जाएगा एन डी और यहाँ पे आएगा ए एम। ठीक है, अब आप फिगर में आइए। फिगर में देखिए एम बी और ए एम, एम बी और ए एम दोनों को अगर जोड़ेंगे तो क्या ए बी नहीं बनेगा? ए बी नहीं बनेगा, यानी ए बी बटा में ए एम हो जाएगा। उसी तरह एन डी और ए एन, एन डी और ए एन को जोड़ने पर क्या ए डी नहीं बनेगा? यानी ये हो जाएगा ए डी बटा में ए एन। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ए बी हमारा नीचे है, तो जो काम आप शुरू में किए थे ऊपर करने वाला, फिर दोबारा उसको उल्टा कर दीजिए, फिर दोबारा आप उसको क्या करेंगे? उल्टा करेंगे, तो हो जाएगा ए एम बटा में ए बी और बराबर ए एन बटा में ए डी। यही तो आपको प्रूफ करना था, ये हो गया आपका प्रूफ। अब यहाँ पे एक सवाल आपके मन में होगा कि सर यहाँ पे इसको उल्टा क्यों किए, इसको एम को नीचे एम बी को ऊपर क्यों किए और उसके बाद एक क्यों जोड़े, शुरू में क्यों नहीं एक जोड़ दिए? अगर शुरू में एक जोड़ देते तो एम बी ऊपर चला जाता, तो ए एम और एम बी को जोड़ने पर ए बी तो मिल जाता, ए बी तो मिल जाता, लेकिन हमारा एम बी नीचे रह जाता। उसी तरह अगर इसको करते तो एन डी ऊपर चला जाता, ए एन और एन डी को जोड़ने पर ए डी तो मिल जाता, लेकिन ए एन नीचे रह जाता। और ए एम और एम बी और एन डी जो है वो हमको लाना नहीं है। देखिए इसमें एम बी और ए डी, इसलिए हम क्या किए, इसको उल्टा कर दिए। उल्टा कर देने से क्या हुआ कि ए बी तो आ गया, लेकिन एम बी और एन डी गायब हो गया। ठीक है, क्योंकि वो इसमें जाकर जुड़ गया, इसमें जाकर जुड़ गया। और चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है कि फिगर में डी ए सी के समांतर है। देखिए कहाँ बन रहा है, डी ई ए सी के क्या है, समांतर है, ये दिया हुआ है। उसके बाद बोल रहा है डी एफ, उसके बाद डी एफ जो है वो ए ई के समांतर है, डी एफ जो है वो ए के समांतर है, तो आपको ये सीख करके लाना। ठीक है, तो एक काम करेंगे हम लोग देखेंगे कि पहला जो है डी और ए सी, डी समांतर ए सी किस फिगर में आ रहा है, किस त्रिभुज में आ रहा है, डी समांतर ए सी। तो डी आपका ये हो गया और ए सी ये हो गया, बाकी का ये दोनों को हटा देते हैं। बाकी ये दोनों को अगर हम हटा देते हैं, ध्यान से देखिएगा कि अगर हम इसे हटा देते हैं तो क्या हो रहा है, डी समांतर ए सी, डी ई समांतर ए सी जो है वो त्रिभुज किस में बन रहा है, तो त्रिभुज ए बी सी में बन रहा है। त्रिभुज ए बी सी में जो है वो डी ए सी के समांतर है, तो आप लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में चूंकि डी जो है वो समांतर है ए सी का, डी जो है वो ए सी के समांतर है। ठीक है, अगर डी ए सी के समांतर है तो आप इधर से लीजिए या इधर से, आप इधर से अगर लेते हैं तो इतना बटा में इतना, इतना बटा में इतना हो जाएगा, यानी थेल्स प्रमेय से। इसलिए थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, तो बी डी बटा में ए डी बराबर बीई बटा में ई सी, ये नहीं होगा। थेल्स प्रमेय से आपको क्या मिलेगा, बी डी बटा ए डी और बी बटा ई सी, इसको आप नाम दीजिए समीकरण 1 का। ठीक है, उसी तरह अगला देखते हैं। अगला देखते हैं, तो अगला देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको मिटाना पड़ेगा। अगला देखते हैं, तो अगला जो है हमारा क्या है, हमको लेना है डीएफ, आपको लेना है डीएफ और ए ही लेना है, तो बाकी सबको हटा दिया जाए। आप इसको हटा दीजिए थोड़ा देर के लिए। तो इस बार हमारा त्रिभुज क्या मिलेगा, तो हमारा त्रिभुज देखिए मतलब ए बी ई, अगर आप डीएफ को और ए ई को मिला करके देखते हैं तो आपको त्रिभुज कौन बन रहा है, त्रिभुज ए बी ई बन रहा है, त्रिभुज ए बी ई। तो आप अगला जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, तो त्रिभुज ए बी ई में, त्रिभुज ए बी ई में डीएफ समांतर ए, चूंकि डीएफ जो है वो समांतर है ए का। ठीक है,
त्रिभुज ए बी ई में अगर डीएफ जो है वो ए के क्या है, ए के समांतर है, तो थेल्स प्रमेय यहाँ भी लगेगा, इतना बटा इतना, इतना बटा इतना, तो इसलिए थेल्स प्रमेय से क्या होगा, तो बीडी बटा एडी, बीडी बटा एडी बराबर बीएफ बटा एफ, ये होगा। क्या ये नहीं होगा, इसको आप इक्वेशन 2 का नाम दीजिए, बीडी बटा एडी बीएफ बटा एफ। अब आप समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखिए, समीकरण 1 तथा 2 को ध्यान से देखिएगा, तो बीडी बटा एडी दोनों समीकरण का बायां पक्ष बराबर है, तो दायां पक्ष भी क्या होगा, बराबर होगा। तो समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से क्या होगा, तो बीई बटा में ईसी बराबर होगा बीएफ बटा में एफ। अब आप देखिए कि आपको लाना क्या था, बी एफ बटा एफ और बी बटा ईसी, इसको बस उल्टा कर लीजिए, इधर कर लीजिए। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बी एफ बटा में एफ या बी एफ बटा एफ बराबर बी बटा ईसी, ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है। तो ये हो गया आपका प्रूफ, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। आकृति में डी समांतर ओक्यू है, डीई समांतर ओक्यू ये दिया है, इसके बाद डीएफ समांतर ओआर दिया है। तो बस कुछ नहीं करना, आपको बस त्रिभुज पकड़ना है कि ये जो समांतर वो किस त्रिभुज में बन रहा है और थेल्स प्रमेय लगा देना है, तो भुजाओं का अनुपात बराबर। देखिए उसी तरह फिर समीकरण 1 और 2 आएगा, उसको देखिएगा दायां या बायां पक्ष बराबर होगा, बस आपका हो जाएगा। तो आप पहले लीजिए, पहला आप देखिए ध्यान से, डी समांतर ओक्यू, डी समांतर ओक्यू किस त्रिभुज में बन रहा है, तो डी समांतर ओक्यू जो है वो आप ऐसे मिला करके आप देखिएगा तो पता चलेगा कि ये पी ओ क्यू में बन रहा है। त्रिभुज पी ओ क्यू में आपको डी जो है वो ओ क्यू के समांतर है, ठीक है। आप चाहें तो इसको हटा सकते हैं, तो ये त्रिभुज बना जिसमें ये और ये समांतर है, ठीक है। तो आप लिखिएगा त्रिभुज पी ओ क्यू में, क्योंकि त्रिभुज पी ओ क्यू में, पी ओ क्यू में क्या है, तो ईडी जो है समांतर है ओ क्यू का, ठीक है। जब ये इसके समांतर है तो क्या इतना बटा इतना, इतना बटा इतना नहीं होगा थेल्स प्रमेय से, इसलिए थेल्स प्रमेय से क्या होगा, तो पीडी बटा डीओ, पीडी बटा डीओ बराबर हो जाएगा पी बटा ई क्यू, पी बटा ई क्यू, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 का नाम दीजिए, ठीक। उसके बाद दूसरा देखते हैं, दूसरा आपका देखिए डीएफ जो है ओ आर के समांतर है, डीएफ ओ आर के समांतर है, तो क्या देखे तो ये कौन सा त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज पी ओ आर नहीं बन रहा है, त्रिभुज पी ओ आर, त्रिभुज पी ओ आर, त्रिभुज पी ओ आर बन रहा है। यानी त्रिभुज पी ओ आर में, त्रिभुज पी ओ आर में क्या दिया है, तो डीएफ जो है वो समांतर दिया है ओ आर का। तो क्या अगर इस त्रिभुज में ये और ये समांतर दिया है तो इतना बटा इतना और इतना बटा इतना नहीं होगा थेल्स प्रमेय से, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, इसलिए थेल्स प्रमेय से। देख लीजिए बार बार एक ही चीज हो रहा है, हर क्वेश्चन में ऐसा ही होगा, हर क्वेश्चन आपको इसी तरह बनेगा। तो थेल्स प्रमेय से क्या होगा, पीडी बटा डीओ, पीडी बटा डीओ बराबर पीएफ बटा एफ आर, पीएफ बटा एफ आर, ये हो गया आपका समीकरण 2। अब ध्यान दीजिए समीकरण 1 तथा 2 में, देखिए पीडी बटा डीओ दोनों का बायां पक्ष बराबर है, तो इसका दायां पक्ष भी क्या होगा, बराबर होगा। यानी समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से क्या होगा, तो P बटा ई क्यू, P बटा
पी क्यू जो होगा वो बराबर होगा पी एफ बटा एफ आर, ये होगा। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा यहाँ पे, इस सबको हटाते पे क्या होता है। अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं कि इसको गायब कर दे रहे हैं, ये वाला पोर्शन को गायब कर दे। अगर इसको गायब कर दिया जाए तो आपको क्या नजर आ रहा है, आप देख रहे हैं P बटा ई क्यू, पी बटा ई क्यू आया है और पी एफ बटा एफ आर आया है। ठीक है, जो कि त्रिभुज पी क्यू आर में बन रहा है। त्रिभुज पी क्यू आर में अगर इतना बटा इतना, इतना बटा इतना आ रहा है बराबर, इसका मतलब थेल्स के विलोम से ये और ये समांतर है, क्योंकि किसी भी त्रिभुज में जब ये और ये समांतर होता है तभी भुजाओं का अनुपात जो है वो बराबर होता है। तो ये मेरा आया है कि इतना बटा इतना, इतना बटा इतना हो रहा है, इसलिए आप लिख सकते हैं थेल्स के विलोम से, थेल्स के विलोम से, यहाँ पे लग रहा है थेल्स का विलोम। थेल्स के विलोम से क्या लिख सकते हैं, तो ई एफ जो होगा वो समांतर होगा क्यू आर का। तो ये हो गया आपका प्रूव्ड। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आज हम लोगों ने 6.2 के 5 सवाल किए, बाकी के 5 सवाल हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अगला वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और बाकी के अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे अगला 6.2 के बाकी के 5 क्वेश्चंस जो है वो हम लोग अगले क्लास में करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।